Welcome to Smart Shala. Today we will discuss about occurrence of metals. This is from the chapter Metals and Non-Metals, which is the third chapter of chemistry of class 10th. So occurrence of metal means कि ये मेटल हमें मिलता कहाँ से है, ये मेटल कहाँ कैसे प्रेजेंट होता है. तो मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स इज अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट से ही ज्यादातर सारा मेटल हमें मिलता है. इसमें जैसे हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जो मेटल्स, कुछ मेटल्स हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, फिर कुछ मेटल्स हैं वो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, और कुछ मेटल्स हैं जो अनरिएक्टिव होते हैं, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते. तो जो मोस्ट ऑफ द रिएक्टिव मेटल्स हैं वो फ्री स्टेट में कभी भी नहीं मिलते अर्थ क्रस्ट में. सिर्फ कुछ अनरिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, ऐसे कुछ अनरिएक्टिव मेटल्स हैं, वो ही हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं, यानी कि वो ही हमें नेटिव स्टेट में मिलते हैं. तो हम पढ़ेंगे अब इसके बारे में, इसका कंप्लीट प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे मेटल हमको मिलता है. तो सबसे पहले उसके लिए हमें कुछ डेफिनेशंस जाननी जरूरी है, जैसे मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले बात करेंगे मिनरल्स की. तो मिनरल्स ऐसे नेचुरल मटेरियल्स हैं जिसके के अंदर मेटल और उनके कंपाउंड मिक्स होके मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में. तो मिनरल्स आर द नेचुरल मटेरियल्स इन विच मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ. अर्थ क्रस्ट के अंदर ये मटेरियल्स जिसके अंदर की मेटल होते हैं वो मिलते हैं, उसे कहते हैं मिनरल्स. नाउ इन मिनरल्स में से भी कुछ मिनरल्स होते हैं जिसमें कोई एक पर्टिकुलर मेटल बहुत ज्यादा होता है और बाकी सारा कुछ थोड़ा थोड़ा होता है उसके अंदर, तो उन्हें कहते हैं ओर्स. तो द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स. तो इसका क्या मतलब है कि अगर जैसे सपोज ये जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, ये जो मेथड है, उस मेथड के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा मनी लगता है, बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए उसके लिए. तो इतना प्रोसेस करने के बाद अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर मेटल बहुत स्मॉल अमाउंट में मिलता है, यानी कि हमने उसके ऊपर बहुत सारी कॉस्ट लगाई पर हमें जो मेटल मिला वो बहुत लेस है, वो बहुत कम कॉस्ट का है, तो वो हमारे लिए लॉस का एक प्रोसेस बन जाएगा. तो इसीलिए मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर्स में से. ओर्स जो होते हैं वो अलग अलग मेटल्स के अलग अलग ओर्स होते हैं जिसके अंदर की जो कि रिच इन पर्टिकुलर मेटल होता है. जैसे जिस मेटल का ओर है उसके अंदर वो मेटल रिच होगा और बाकी सब कुछ उसके अंदर कम कम होगा. तो उसमें से जब हम वो पर्टिकुलर मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसमें से जब वो मेटल को हम निकालेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा एंड कन्वीनियंटली भी निकाल सके, ऐसा भी होना चाहिए. ये नहीं कि हमें बहुत ज्यादा प्रोसेस करना पड़ रहा है और उसके बाद जाके हमें मिले. तो ऐसा होना चाहिए, ऐसे मिनरल्स होने चाहिए जिसमें से हमें मेटल्स कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली मिल सके. तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ ओर्स के एग्जांपल्स हैं: कॉपर ऑक्साइड, मर्क्यूरी सल्फाइड, फिर फेरस ऑक्साइड, फिर मैंगनीज डाइऑक्साइड, फिर जिंक कार्बोनेट. तो ऐसे बहुत सारे ओर्स हैं जिसको कि हम देख सकते हैं. तो अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एक्चुअली क्या होता है, वो कैसे करना होता है, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. तो एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम द ओर. इस ओर में से मेटल को निकालना ही एक्सट्रैक्शन कहलाता है. तो इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, जितने भी प्रोसेस इसके सारे होते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के, सारे प्रोसेस कहलाते हैं मेटलर्जी. तो इस मेटलर्जी के मेन 3 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या एनरिचमेंट ऑफ ओर. इसमें से बाकी सारी फालतू वेस्ट मटेरियल ओर में से हटा दिया जाता है और ओर रिच इन मेटल रह जाता है. उसके बाद कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल.
फिर ओर के अंदर मेटल सल्फाइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड, इस फॉर्म में मेटल प्रेजेंट होता है, तो उसमें से मेटल को निकाल लिया जाता है, उसके किसी कंपाउंड में से मेटल को निकाल लिया जाता है। दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। फिर थर्ड स्टेप है उसकी रिफाइनिंग, यानी जो मेटल अब हमको मिल गया उसमें भी थोड़ी सी इम्प्योरिटीज हैं, तो उसको फिर क्लीन कर लिया जाता है, प्यूरिफाई कर लिया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग। तो हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो ओर हमको मिलता है वो इम्प्योर कंपाउंड होता है, उसके अंदर बहुत सारा सैंड, रॉक मटेरियल, अर्थ पार्टिकल्स, लाइमस्टोन, माइका एक्सेट्रा, बहुत सारे अनवांटेड वेस्ट होता है उसके अंदर। तो इस अनवांटेड, ये सारा कुछ जब और जो इस इम्प्योर फॉर्म में होता है अनवांटेड वेस्ट के साथ, तो वो कहलाता है गैंग, GANGUE। तो ये है और जिसके अंदर सारी इम्प्योरिटीज हैं। तो अब इस कॉन्सेंट्रेटेड ओर को मेटल में कन्वर्ट करना है। ये जो गैंग है वो साफ सूफ करके इसमें से सारा वेस्ट मटेरियल हटा दिया जाता है, और एनरिच्ड विद मेटल, उसमें बहुत सारा मेटल रहे ऐसा और हमारे पास बच जाता है। फिर इस ओर को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू मेटल। नाउ मेटल से हमने जैसे देखा है कि उसके 3 कैटेगरीज हैं, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव एंड लो रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी उनको अलग अलग प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द ओर्स। तो जैसे सबसे पहले एक्सट्रैक्शन करेंगे हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स का। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो किसी चीज से रिड्यूस नहीं होते, किसी और सब्सटेंस से, किसी और एलिमेंट से, वो जैसे कार्बन है एक रिड्यूसिंग एजेंट, तो उससे वो रिड्यूस नहीं होते, यानी वो उनको अलग नहीं कर सकता मेटल को अपने ओर में से। तो ऐसे जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको ओर में से सेपरेट करने के लिए होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन फ्रॉम द मोल्टन क्लोराइड्स और ऑक्साइड। जैसे मेटल क्लोराइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, उनको मोल्टन फॉर्म में ले आया जाता है, उनको बहुत ज्यादा हीट किया जाता है ताकि वो लिक्विड जैसी स्टेज में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड मोल्टन। तो मोल्टन फॉर्म ऑफ मेटल क्लोराइड्स या मेटल ऑक्साइड्स में से मेटल को अलग किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। दिस इज डन बाय इलेक्ट्रिसिटी। कुछ सेल होते हैं, सेल को इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो जो मोल्टन वाला सब्सटेंस है वो आयनाइज हो जाता है, उसमें आयंस बन जाते हैं, मेटल के आयंस बन जाते हैं, क्लोरीन के आयंस बन जाते हैं, ऑक्साइड के आयंस बन जाते हैं, और फिर हम उनको अलग अलग इलेक्ट्रोड पे ले सकते हैं। तो वो हम देखते हैं कैसे। जब मेटल क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइज का मतलब है कि उसको 2 रॉड्स, एक इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में एक जो बीकर होता है उसके अंदर 2 रॉड्स रखते हैं, उन 2 रॉड्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। और जैसे सपोज हम मेटल क्लोराइड की बात करें तो मोल्टन मेटल क्लोराइड उस बीकर के अंदर रखा जाता है, दोनों इलेक्ट्रोड्स को रख के जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, स्विच ऑन किया जाता है, तो जो मोल्टन उसके अंदर सब्सटेंस है जैसे मेटल क्लोराइड है तो वो आयनाइज हो जाता है, मेटल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड क्लोरीन बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो मेटल क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज आयंस है तो वो इलेक्ट्रोलाइज होते हैं एट कैथोड, एंड Cl2 जो गैस है इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एट एनोड। तो इस तरह से लिया जाता है, इसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन, नेगेटिवली चार्ज आयंस। जो कैथोड है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, हमको पता है कैथोड नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल है, तो उस पे आ जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो कि है मेटल आयंस। और जो एनोड है, एनोड नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल है, यानी हमने इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास किया तो एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बनाया था, पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एनोड, नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड कैथोड। तो जैसे ही करंट पास करेंगे हम पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड पे आ जाते हैं क्लोरीन आयंस जो कि नेगेटिवली चार्ज है,
और कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड पे आ जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस। तो इस तरह से हमें कैथोड पे मेटल मिल जाएगा और एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उस पे हमको मिल जाएगी क्लोरीन गैस। सिमिलरली अगर हम मेटल ऑक्साइड को इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं तो सेम इस तरह से ही मोल्टन फॉर्म में मेटल ऑक्साइड लिया जाएगा, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स रख के उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो कहलाता है कैथोड, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो कहलाता है एनोड। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पे आ जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस एंड जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उस पे आ जाते हैं नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन आयंस। और फिर हमको इस तरह से कैथोड पे मिलते हैं मेटल और एनोड पे मिलते हैं ऑक्सीजन गैस। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से हम मेटल को सेपरेट आउट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द ओर। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ऐसे कुछ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। इन मेटल्स को हम इस तरह से, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है, तो ऐसे रिएक्टिव मेटल्स को हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से सेपरेट आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, जैसे इसके अंदर मेथड भी दिया हुआ है कि सपोज सोडियम क्लोराइड है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो यहाँ देखेंगे कि सोडियम एंड क्लोरीन वो दोनों बनेगा और कैथोड यानी जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उस पे क्या प्रोसेस हो रहा है, सोडियम आयंस और इलेक्ट्रॉन्स दोनों मिक्स होके बनाते हैं सोडियम एटम। और एनोड पे क्या हो रहा होता है, जो क्लोरीन आयंस होते हैं फ्रॉम द मोल्टन लिक्विड या जो मोल्टन पार्ट है बीकर के अंदर हमने सब्सटेंस भरा है, तो उसमें क्लोरीन आयंस जो होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके और वो Cl2 बना रहे होंगे। तो एनोड पे Cl2 गैस है और कैथोड पे सोडियम है। और इसी तरह से एल्यूमिनियम मेटल का अगर कर रहे हैं हम लोग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमने लिया हुआ है, तो उस टाइम पे कैथोड पे हो रहा होगा एल्यूमिनियम आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स लेके वो एल्यूमिनियम बना रहा है। और एनोड यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पे 2 ऑक्सीजन आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स देकर वो बना रहे हैं ऑक्सीजन गैस। तो इसका मतलब है जब मेटल ऑक्साइड लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हो रहा है तो उस टाइम कैथोड पे हमें मिलेगा एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम, एंड एनोड पे मिलेगा हमें O2 गैस। तो हम इस तरह से इसके एग्जांपल्स बता सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर कि अगर तो बात करें अगर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की, जो कि मिडल में आते हैं, ऐसे रिएक्टिव मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी ना बहुत ज्यादा हाई है ना ज्यादा बहुत लो है। ऐसे जो मेटल्स हैं उनके मेटल ऑक्साइड्स जो हैं उनको रिड्यूस किया जाता है कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम ऐसे दूसरे सब्सटेंसेस से। तो metal oxides of moderately reactive metals are extracted by reduction from their metal oxides, and reduction is done with carbon, aluminium, sodium और calcium। तो कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम इन सब्सटेंसेस से रिडक्शन करते हैं मेटल ऑक्साइड्स का। तो ओनली मेटल ऑक्साइड्स का ही हम रिडक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से रिडक्शन जो है वो इजियर होता है रादर देन कार्बोनेट्स और सल्फेट्स। अगर मेटल कार्बोनेट्स या मेटल सल्फेट्स हो तो उनका रिडक्शन थोड़ा मुश्किल है, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन आसान है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल सल्फेट्स को सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है मेटल ऑक्साइड्स में, और इनका जो प्रोसेस है मेटल कार्बोनेट्स और मेटल सल्फेट्स को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का, दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन या रोस्टिंग। तो सबसे पहले कैल्सिनेशन की बात करें तो कार्बोनेट्स जो होते हैं मेटल कार्बोनेट्स उनको बहुत स्ट्रांगली हीट किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ एयर, और उसमें तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू मेटल ऑक्साइड्स।
जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि एक मेटल कार्बोनेट है जिंक कार्बोनेट, अगर कैल्सिनेशन हो रहा है उसका, कैल्सिनेशन मतलब इफ इट इज हीटेड स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में स्ट्रांगली हीट किया जाता है मेटल कार्बोनेट को, तो उससे मिल जाता है मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमें मिला है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हमने मेटल कार्बोनेट को कन्वर्ट कर दिया है सबसे पहले, मेटल कार्बोनेट को कन्वर्ट कर दिया हमने सबसे पहले मेटल ऑक्साइड में। तो दिस इज एब्सेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में इसको किया जाता है, एब्सेंस ऑफ एयर में किया जाता है इसको स्ट्रांगली हीट, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। इसी तरह से एक और प्रोसेस है रोस्टिंग, उसके अंदर मेटल सल्फाइड्स को हीट किया जाता है स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट किया जाता है मेटल सल्फाइड्स को, तो उससे मिलते हैं मेटल ऑक्साइड। जैसे कि अगेन एक एग्जांपल है हमारे पास जिंक सल्फाइड है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी विद ऑक्सीजन O2 अगर हम उसका रोस्टिंग करें यानी उसको हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ एयर, स्ट्रांगली हीट करें, तो उससे हमको मिल जाएगा ZnO प्लस SO2, यानी कि जिंक सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड। तो दिस प्रोसेस इज रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से हम मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल सल्फाइड्स को पहले कन्वर्ट करते हैं इनटू मेटल ऑक्साइड्स। उसके बाद जब भी हमको मेटल ऑक्साइड मिल जाता है फिर हम उसको रिड्यूस कर देते हैं कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम एक्सेट्रा से। तो जैसे हमको मिल गया था जिंक ऑक्साइड, तो उसको कार्बन के साथ अगर हम रिड्यूस करा रहे हैं यानी इसको कार्बन से रिएक्ट करा रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये बन जाएगा जिंक प्लस CO, यानी हमें प्योर जिंक मिल जा रहा है यहाँ पर। इसी तरह से रिडक्शन इज ऑल्सो डन बाय एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम जैसे यहाँ पर कार्बन से रिडक्शन कराया हमने, इसी तरह एल्यूमिनियम पाउडर से भी रिडक्शन होता है और वो प्रोसेस कहलाता है थर्माइट रिएक्शन। जैसे कि एक मेटल ऑक्साइड है Fe2O3, उसको एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हमें मिल जाएगा FeNAl2O3, तो यहाँ भी हमको प्योर मेटल मिल जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग से हमने कन्वर्ट कर दिया मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल सल्फाइड्स को सबसे पहले मेटल ऑक्साइड्स में, फिर उन मेटल ऑक्साइड्स को हमने कार्बन से रिड्यूस करा दिया और उससे मिल गया प्योर मेटल। और एल्यूमिनियम पाउडर से भी ये रिडक्शन कराया जा सकता है एंड दैट इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। तो इस थर्माइट रिएक्शन में यहाँ पर जो हमें मेटल मिल रहा है, जैसे ये आयरन है, ये बहुत ज्यादा मॉल्टन फॉर्म में हमको मिलेगा और इस मॉल्टन आयरन को फिर हम क्रैक्स के या कोई टूटे हुए पार्ट्स हैं उसके बीच में डालेंगे तो वो ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये था मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन। हमने पढ़ा एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। अब हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। लेस रिएक्टिव मेटल्स उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं है, वो कंपाउंड फॉर्म में कम मिलते हैं, वो फ्री स्टेट में ज्यादा मिलते हैं। तो वो जब भी अगर रिएक्ट होकर मिलेंगे हमको या जब भी उनका कोई कंपाउंड मिलेगा हमको, तो उसमें से हमें उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है ऐसे लेस रिएक्टिव मेटल्स को, तो वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स बाय हीट अलोन। कि अगर उनके जो ऑक्साइड्स हैं, अगर उनके ऑक्साइड ओर्स हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स के, उनको सिर्फ आप हीट कर दोगे तो वो आप उसमें से मेटल, प्योर मेटल निकाल सकते हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक लेस रिएक्टिव मेटल है हमारे पास मर्क्यूरी, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है जस्ट बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड ओर इन एयर। उसका जो मर्क्यूरिक सल्फाइड है उसको अगर हम एयर के अंदर हीट कर देंगे, एयर की प्रेजेंस में हीट कर देंगे यानी कि उसको रोस्टिंग कर देंगे, तो हमें तो हमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिल जाएगा। और क्योंकि अब ऑक्साइड आ गया, हमने कहा था ऑक्साइड से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, हम ऑक्साइड से इजीली प्योर मेटल निकाल सकते हैं।
तो अब हमारे पास मर्क्यूरिक ऑक्साइड आ गया। तो इसमें से हम प्योर मेटल ओनली बाय हीटिंग, उसको हीट कर देना है और उससे हमको प्योर मर्क्यूरी मिल जाएगा, यानी कि HgS प्लस O2 करेंगे और उसको तो हमें मिल जाएगा HgO प्लस SO2, यानी उसका ऑक्साइड मिल जाएगा। इस ऑक्साइड को सिंपली हीट कर देंगे तो उसमें से प्योर मर्करी और ऑक्सीजन हमको मिल जाएगा। तो हम इस तरह से उसकी लेस रिएक्टिव मेटल को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, इस तरह से उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। बात करें एक और लेस रिएक्टिव मेटल है जैसे कॉपर। कॉपर को उसके सल्फाइड ओर को सेम उसी तरह से कॉपर के भी सल्फाइड ओर को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो उसमें से मिल जाएगा कॉपर ऑक्साइड एंड SO2। फिर अब हमारे पास ऑक्साइड आ गया उसका कॉपर का, तो इस ऑक्साइड को अगर हम वापस हीट कर देंगे तो जस्ट बाय हीटिंग हम उसमें से प्योर कॉपर ले सकते हैं। तो इसी तरह से लेस रिएक्टिव मेटल्स की का एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है। तो उसके बाद किया जाता है, जैसे अब हमको मेटल मिल गया, अब ये जो भी हमको यहाँ पर लेस रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के एक्सट्रैक्शन से जो भी मेटल्स मिले हैं उसको अभी हमको एक बारी रिफाइनिंग करना पड़ेगा। दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ एक्सट्रैक्शन। लास्ट स्टेप में हम रिफाइनिंग करते हैं। तो रिफाइनिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग इम्प्योर मेटल्स। उसको इम्प्योर मेटल्स, जैसे अभी थोड़ा बहुत इम्प्योर रह गया, अभी मेटल तो हमको मिल गया है यहाँ पर, लेकिन उसमें बहुत कम थोड़ी सी इम्प्योरिटीज रह गई हैं, तो बस उन इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए हमें रिफाइनिंग करना पड़ता है। तो जो मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यानी जैसे हमने पहले देखा था, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है हमको। तो बहुत से मेटल्स हैं जैसे कॉपर, टिन, लेड, निकल एक्सेट्रा, इनको इस तरह से इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन करने के लिए 3 मेन चीज चाहिए होती है। एक थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल जिसको कि एनोड बनाया जाता है। हमें ये तो पता ही है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड होता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, फिर एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है कैथोड, और एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होता है उसमें। तो ये तीनों चीजों के लिए हम सबसे पहले लेंगे इसमें सबसे पहले इसके अंदर लेंगे थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल, उसको बनाया जाता है एनोड यानी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। उसके बाद लेते हैं थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप लेनी है, इम्प्योर मेटल की थिक स्टिक लेनी है। जो थिक वाली स्टिक है उसको बनाया जाएगा एनोड, और जो थिन वाली स्ट्रिप है उसको बनाया जाएगा कैथोड। और उसके अलावा एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट लिया जाता है जिसके अंदर ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को डुबो के रखा जाता है। तो जैसे यहाँ पर फिगर में हमको दिख रहा है, एक इम्प्योर कॉपर की स्ट्रिप है जो कि थिक स्ट्रिप है। जो इम्प्योर है वो ज्यादा मोटा हमने एक स्टिक ले ली है और उस इम्प्योर को हमने बना दिया एनोड। उसको यहाँ पर हमने पॉजिटिव टर्मिनल पे जोड़ दिया है बैटरी के। और एक प्योर कॉपर की स्ट्रिप है उसको हमने बना दिया है कैथोड। इसके अलावा ये जो सोल्यूशन इसके अंदर दिख रहा है उसमें है, इसके अंदर है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इसके अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हमने रखा हुआ है। तो ये प्रोसेस कैसे है वो देखते हैं। जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हमने लिया हुआ है वो कॉपर सल्फेट CuSO4, उसमें होते हैं कॉपर आयंस, कॉपर 2+ आयंस एंड SO4 2- आयन, यानी कि कॉपर के प्लस आयंस और SO4 के माइनस आयंस होते हैं उस सोल्यूशन में। ये कॉपर के जो प्लस आयंस हैं वो जाते हैं कैथोड की तरफ, क्योंकि हमें पता है कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो पॉजिटिव आयंस विल गो टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो कॉपर आयंस विल गो टू कैथोड और वहां पर जाके वो रिड्यूस हो जाते हैं टू कॉपर एटम्स। तो उसमें से
जो कैथोड है, कैथोड हमको पता है प्योर कॉपर की रॉड है, तो उससे वो इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाते हैं और वो बना देते हैं कॉपर एटम्स और डिपॉजिट हो जाते हैं प्योर वाली रॉड के ऊपर। कॉपर आयन सोल्यूशन में से निकल के कैथोड पे चले गए क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, वहां जाके वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो गए। तो यहाँ पर रिएक्शन भी दिखा सकते हैं कि कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर एटम बना देते हैं और वो डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे। सिमिलरली इम्प्योर वाली रॉड पे से कॉपर एटम्स जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर देते हैं एनोड को एंड कॉपर 2+ आयन बना देते हैं। जो कॉपर एटम्स हैं प्योर वाली रॉड के, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने एनोड पर छोड़कर, एनोड के पास छोड़कर खुद आयन बना लेते हैं। तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगा, कॉपर -2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा, तो कॉपर में से ये दोनों इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाते हैं और वो आयन बना देता है। तो रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, यानी कि इम्प्योर वाले में से कॉपर सारा बाहर निकल रहा है और प्योर वाले पे सारा कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो कॉपर आयंस आर टेकन फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जो इम्प्योर वाले एनोड ने कॉपर आयंस दिए थे सॉल्यूशन के अंदर, वो सॉल्यूशन में से ट्रैवल होके चले जाएंगे कैथोड पर, वहां जाके वो डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है प्रोसेस कि एनोड पे से कॉपर आयंस निकल के सॉल्यूशन में आते हैं और सॉल्यूशन में से कॉपर आयंस निकल के कैथोड पे चले जाते हैं और वहां डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है रिफाइनिंग का, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का। तो इसके अलावा जो इम्प्योरिटीज बच गई एनोड पे, एनोड एक इम्प्योर वाला थिक रॉड था ना, तो उस पे एक तो थे कॉपर आयंस, एक तो थे कॉपर और एक इम्प्योरिटीज थी उस पे। तो उन इम्प्योरिटीज का क्या होगा, तो अगर तो इम्प्योरिटीज 2 तरह की हो सकती है, या तो वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर से लेस रिएक्टिव है। अगर तो वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो चली जाती है सॉल्यूशन में और रॉड के नीचे वहां पर एक वो इकट्ठी हो जाती हैं। और अगर वो लेस रिएक्टिव है तो वो इम्प्योर मेटल की जो स्टिक है उस पे ही रह जाती हैं, उसी रॉड पे रह जाती हैं। लेस रिएक्टिव है तो रॉड पे ही रह जाती हैं, एनोड पर ही, और अगर मोर रिएक्टिव है तो वो निकल के सॉल्यूशन में चली जाती हैं और रॉड के नीचे इकट्ठी होती रहती हैं, एनोड के नीचे इकट्ठी होती रहती हैं। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर। और इसको हम समराइज कैसे कर सकते हैं, एक टेबल से हम इसको समराइज कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक टेबल है, इसमें हम देख रहे हैं कि ओर था हमारे पास, हमने ओर लिया, ओर का और 3 स्टेप में हम उसको एक्सट्रैक्शन करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज concentrated ore of highly reactive metal, concentrated ore of moderately reactive metal या concentrated ore of less reactive metal। फर्स्ट स्टेप है concentration। concentration ore के concentration से हमें तीन तरह की चीजें मिलती हैं, या तो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनका concentrated ore, मॉडरेटली रिएक्टिव का concentrated ore और लेस रिएक्टिव मेटल का कॉन्सेंट्रेटेड ओर। ये हमें 3 अलग अलग प्रोसेस हैं। अगर तो वो हाईली रिएक्टिव मेटल का कॉन्सेंट्रेटेड ओर है तो उसको सीधा इलेक्ट्रोलिसिस करा लिया जाता है, मॉल्टन ओर बहुत ज्यादा उसको हीट देकर, हाई टेम्परेचर देकर मॉल्टन करा लिया जाता है और उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस से प्योर मेटल निकाल लिया जाता है। अगर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं तो उनके या तो कार्बोनेट्स होंगे या सल्फाइड्स होंगे। अगर कार्बोनेट्स हैं तो उनका होता है कैल्सिनेशन, और अगर सल्फाइड है तो उनका रोस्टिंग, उससे वो मेटल ऑक्साइड बना देंगे। और मेटल ऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है कार्बन या एल्यूमिनियम, किसी भी चीज से, किसी भी सब्सटेंस से, कार्बन, एल्यूमिनियम, किसी से भी वो रिड्यूस होके इम्प्योर मेटल पहले बनाएगा
उस इम्प्योर मेटल को रिफाइन कर दो तो उसमें से प्योर मेटल मिल जाएगा। अगर लेस रिएक्टिव मेटल है तो उसके अगर सल्फाइड ओर हैं तो उनको रोस्टिंग से पहले कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में। ऑक्साइड ओर के बाद उससे मिलता है हमें इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल को रिफाइन करके उससे मिल जाता है प्योर मेटल। तो इस तरह से यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हम कर सकते हैं। इसके बारे में पढ़ा कि एक बार हमने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम द ओर, उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में एयर एंड मॉइस्चर के प्रेजेंस में उनकी जो लेयर है, उनकी जो टॉप लेयर है, आउटर लेयर है, वो थोड़ी खराब हो जाती है। दैट इज कॉल्ड कोरोजन। तो कोरोजन इज द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स लाइक एसिड। जैसे एसिड लगा लो, मेटल्स को एसिड लग जाए या एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में उनकी लेयर खराब होने लगती है, उनकी आउटर लेयर खराब होने लगती है। दैट इज कॉल्ड कोरोजन। डल हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है, डीकलराइज हो जाती है उसकी आउटर लेयर, तो उसे कहते हैं कोरोजन। तो कोरोजन के पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब कोरोजन होने के लिए दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, एयर एंड वाटर इन एटमॉस्फेयर, या एसिड हो तो एसिड से भी वो खराब हो सकता है। तो यही कोरोजन आयरन के केस में होता है तो वो कहलाता है रस्टिंग। इस रस्टिंग से आपने देखा होगा जो आयरन की सरफेस होती है वो थोड़ी रेडिश हो जाती है और वो थोड़ी फ्लेकी हो जाती है, वो टूटने सी लगती है। तो ये आयरन के केस में ये जो रस्टिंग है इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, और वो तब तक चलता रहता है जब तक कि आयरन का ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा ही ईटन अप नहीं हो जाता, यानी कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को ही खत्म कर देती है रस्टिंग। तो इट इज सो हार्मफुल फॉर आयरन। आयरन दूसरे मेटल्स के लिए भी रस्टिंग आयरन है क्योंकि वो हार्मफुल है क्योंकि वो उनके सरफेस को खा जाती है, ईटन अप हो जाती है। तो इसीलिए उसको बचाया जाना चाहिए। तो कैसे बचा सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग? सबसे पहले हम उसको बचा सकते हैं पेंटिंग से। अगर हम उसको पेंट कर दें सरफेस को, मेटल सरफेस को, तो क्या होगा, जो मेटल का सरफेस है उसको और एयर और मॉइस्चर के बीच में कांटेक्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि उनके बीच में एक पेंट की लेयर आ जाएगी, तो वो उस आयरन के सरफेस को रस्ट नहीं कर पाएगा या मेटल के सरफेस को कोरोड नहीं कर पाएगा। या हम ग्रीस और ऑयल भी अप्लाई करके उसको बचा सकते हैं। वो भी सेम मेथड है कि अगर ग्रीस और ऑयल उसके ऊपर लगा दिया किसी मेटल सरफेस पर तो वो एयर या मॉइस्चर को मेटल के सरफेस से कांटेक्ट में नहीं आने देता, तो फिर वो उसको बचा लेता है। या हम कर सकते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस, उसमें क्या करते हैं, एक दूसरे मेटल का मॉल्टन फॉर्म लिया जाता है और उसके अंदर मेटल का सरफेस जिसको रस्टिंग से बचाना है उसको डिप कर लिया जाता है, एक बार डुबो के उसको निकाल लिया जाता है, तो उसके ऊपर लेयर आ जाती है दूसरे मेटल के सरफेस। फॉर एग्जांपल अगर आयरन के रस्टिंग को बचाना हो तो उसको गैल्वेनाइजेशन किया जाता है बाय जिंक। जबकि जिंक आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो उसकी ऑक्साइड की लेयर जल्दी बनती है, उसका कोरोजन जल्दी होता है। तो जैसे ही एक बार जिंक की ये प्रॉपर्टी है कि जैसे ही उसको एक बार ही ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर बन गई जिंक के ऊपर, जैसे आयरन के ऊपर हमने जिंक कोट कर दिया, जिंक एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा और उसकी लेयर वो ऑक्साइड की लेयर में बदल जाएगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा। तो जिंक ऑक्साइड की जो लेयर उसके ऊपर आ जाती है, इट प्रिवेंट्स द सरफेस फॉर मोर रस्टिंग। उस सरफेस को रस्टिंग से और ज्यादा, फ्रॉम मोर रस्टिंग, उसको बचा लेता है। मेटल के सरफेस को रस्टिंग से बचा लेता है, फर्दर रस्टिंग नहीं हो पाती है उसके अंदर, वो ऑक्साइड की लेयर उसको प्रिवेंट करती है फर्दर रस्टिंग से। इसके अलावा टिन प्लेटिंग या क्रोमियम प्लेटिंग करके भी रस्टिंग को बचाया जा सकता है। टिन प्लेटिंग और क्रोमियम प्लेटिंग आपने आजकल देखा होगा, जो टैप्स वगैरह होते हैं इन चीजों पर वो एकदम शाइनी सा उसका सरफेस कर दिया जाता है, तो दैट इज टिन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग, जो उसको रस्टिंग से भी बचाती है और सरफेस को एक शाइन देती है।
उसके अलावा अलोइंग, अलोइंग से भी रस्टिंग या कोरोजन को बचाया जा सकता है। तो अलोइंग क्या है? अलोइंग में क्या किया जाता है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, या तो 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को का होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब उनको मॉल्टन फॉर्म में, उनको बहुत ज्यादा हीट करके उनको मॉल्टन फॉर्म में ले आया जाता है। उसके बाद उनको अच्छे से मिक्स करके देन इट इज कूल्ड टू रूम टेम्परेचर। उसके बाद उसको जब ठंडा करेंगे, बहुत ज्यादा उसको हीट करके मॉल्टन फॉर्म में ले आएंगे, पहले 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को एक साथ। उसके बाद जब वो मेल्ट हो जाएगा, वो मॉल्टन फॉर्म में आ जाएगा, उसके बाद उसको धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, तो उससे एक नया ही सब्सटेंस, एक नया ही मेटल बन जाता है, जिसकी की प्रॉपर्टीज कॉन्स्टिट्यूएंट वाले मेटल्स या मेटल एंड नॉन मेटल का मिक्सचर या मेटल्स का मिक्सचर, जो कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सचर है, मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उससे टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जाती है जो नया मेटल बनता है। तो जैसे वो स्ट्रॉन्गर हो, अगर हमें चाहिए कोई स्ट्रॉन्गर, हार्डर, मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जो भी हमको प्रॉपर्टीज चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी वो भी चाहिए, तो जो भी हमें रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हैं वो हमको मिल सकती हैं बाय अलोइंग, क्योंकि एक नया मेटल बन जाता है विद द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज, जो हमें डिजायर है उस सेम वैसी प्रॉपर्टीज हम ले सकते हैं उससे। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हैं, ब्रास, ब्रोंज, सोल्डर, अमेलगम, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह गोल्ड के भी अलॉयज होते हैं। प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट गोल्ड कहा जाता है, उसके अंदर फिर कुछ और मेटल्स मिक्स करके उससे 22, 23 कैरेट गोल्ड बनाया जाता है, जो कि स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी ज्वेलरी जल्दी ब्रेक नहीं होती है। अमेलगम है, जैसे अमेलगम वो मिक्सचर ऑफ सोडियम मेटल इन लिक्विड मर्क्यूरी है। तो अमेलगम के अंदर है मर्क्यूरी, सिल्वर, टिन एंड जिंक, और ये यूज करते हैं डेंटिस्ट फॉर फिलिंग इन टीथ। जो टीथ की फिलिंग करते हैं, जो डेंटल कैरीज हो जाती हैं, जो टीथ में गड्ढे हो जाते हैं, उनको फिल करने के लिए जो मिक्सचर यूज करते हैं डेंटिस्ट, दैट इज कॉल्ड अमेलगम, जो कि एक मिक्सचर है, जो कि एक अलॉय है ऑफ मर्क्यूरी, सिल्वर, टिन एंड जिंक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। यहाँ पर आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, 3rd चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री 10th क्लास का खत्म हो जाता है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड या और किसी चीज से रिलेटेड आपको साइंस या मैथ्स की कोई भी क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो आपके पास आते रहेंगे। मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी नया, उसका अपडेट आपके पास आ जाएगा। और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, अगर आपको कुछ समझना है या कुछ इसमें से कुछ समझ नहीं आया या कुछ नया समझना है, तो आप प्लीज मुझे बताइए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो गुड बाय एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज।